स्वागत करते हैं आज के हमारे मेहमान डॉक्टर सौरभ मालवीय जी का। धन्यवाद। नमस्कार विकास जी। क्या मीडिया को किसी एक विचारधारा से जोड़कर देखना चाहिए या मीडिया को निष्पक्ष ही देखना चाहिए? कहते हैं कि जब न्याय के सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं तो मीडिया के दरवाजे खुले रहते। पत्रकारिता क्षेत्र में काम करने वाले, मीडिया क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को इस टैग से तो बचना चाहिए कि वो पक्षकार न बने, वो पत्रकार बना रहे। इसके लिए सच को सच कहने का जितना कठोर सलीका हो सकता है और जितना सुंदर सलीका हो सकता है, दोनों रास्ते को अपनाना होगा। जो दिखता है वो दिखाते हैं और बाद में मीडिया की भाषा में बात करें तो जो बिकता है उसे बेच डालो। तो मीडिया तो अपना काम कर रही है, तय करना है दर्शक को कि हमें क्या देखना है। तो ये तो एक जानबूझ के किया गया गलती है ना? इस पर एक दूसरी बात कह रहा हूँ और मैं एक बड़ी बात इस पर कहने जा रहा हूँ। ऐसा होने से मीडिया के प्रति अविश्वसनीयता का बाजार बनता जा रहा है। सामाजिक जागरूकता जरूरत, हर चीज सरकार करेगी ऐसा नहीं। वर्तमान समय में जो युवा पत्रकारिता क्षेत्र में आना चाहते हैं उनके लिए क्या संदेश है आपका? किसे पत्रकारिता क्षेत्र में आना चाहिए? वर्तमान समय की राजनीति किस प्रकार से चल रही है हमारे देश में? आप गर्व से कहते हैं कि आप एक पत्रकार हैं, कोई गर्व से कहता है कि मैं एक चिकित्सक हूँ, कोई गर्व से कहता है कि मैं वकील हूँ। वैसे ही जब तक भारतीय जीवन में भारत में रहने वाला राजनेता इस बात को गर्व से कहना शुरू न कर दे कि मैं एक राजनीतिज्ञ हूँ। ये बीजेपी भारतीय जनता पार्टी, उसके प्रदेश अध्यक्ष भी चुने गए और राष्ट्रीय अध्यक्ष भी चुने गए। जो बड़ा टिप्पणी विपक्षी पार्टी द्वारा किया जा रहा है कि जो व्यक्ति 5 बार जीता उसको राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया गया, वो भी एमएलए, और जो व्यक्ति 7 बार सांसद बना उसको प्रदेश अध्यक्ष बना दिया गया। क्या आपको लग रहा है कि ये थोड़ा सा न्याय संगत बातें नहीं है? ऐसे देखा जाए तो कई लोगों ने तो 9 बार भी जीते, भारतीय जनता पार्टी में तो 9 बार भी जीते हुए लोग, तो फिर उनको बना देना चाहिए। मेरा सवाल, सीधा सा सवाल ये है कि क्या योगी आदित्यनाथ ठाकुरवाद करते हैं या नहीं? जैसे योगी आदित्यनाथ वर्सेज अमित शाह, योगी आदित्यनाथ वर्सेज उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, क्योंकि आप राजनीति के इतने करीब हैं कि कई बार आपको आपके बारे में चर्चा होती है तो लोग कहते हैं कि बहुत जल्द भविष्य में आप राजनीति में आने वाले हैं। क्या ये सत्य है? पर जब आप चोरी वाले उस समय चर्चा छिड़ी थी कि मुख्यमंत्री जी आपको अपना सलाहकार बनाना चाहते थे। नमस्कार, अभी हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जिनके व्यक्तित्व पत्रकारिता की गहराई, शिक्षा की सूचिता और राष्ट्रवाद के अड़िग संकल्पों से मिलकर बना है। माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय से लेकर लखनऊ विश्वविद्यालय के विभागाध्यक्ष तक का आपका सफर केवल एक करियर ग्राफ नहीं बल्कि मूल्यों की एक लंबी यात्रा है। आप न केवल एक प्रखर शिक्षाविद और लेखक हैं बल्कि विद्या भारती के माध्यम से नई पीढ़ी में संस्कार और बोध के बीज बो रहे हैं। भारत बोध और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद जैसे विषयों पर आपकी लेखनी हमें अपनी जड़ों की ओर लौटने की प्रेरणा देती है। आज हम आपसे जानेंगे डिजिटल युग के शोर में भारतीयता की आवाज को कैसे सुरक्षित रखा जाए। स्वागत करते हैं आज के हमारे मेहमान डॉक्टर सौरभ मालवीय जी का। सर, आपने हमें अपना कीमती समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। नमस्कार विकास जी। शुरुआत हम यहीं से सर करेंगे कि आज जिस प्रकार से मीडिया को देखा जा रहा है, कई तरह की चीजें चलती है, खास करके सोशल मीडिया पर। कभी भी किसी इंसान को देखा जाता है तो कहा जाता है पत्रकार है, लेकिन उसके साथ एक चीज जोड़ दिया जाता है कि ये लेफ्टिस्ट है, ये राइटिस्ट है। उससे भी अगर आसान भाषा में कहे तो ये गोदी मीडिया है या फिर एक ये लेफ्टिस्ट माइंडसेट के मीडिया है। इस तरीके से देखा जाता है। क्या मीडिया को किसी एक विचारधारा से जोड़कर देखना चाहिए या मीडिया को निष्पक्ष ही देखना चाहिए? देखिए, भारत की लोकतंत्र में मीडिया का निष्पक्ष होना, मीडिया एक ताकत है और लोकतंत्र की खूबसूरती है। और मीडिया समाज के द्वारा बताई हुई 4th पिलर है। तो 4th पिलर जो के रूप में मीडिया की भूमिका सशक्त है। कहते हैं कि जब न्याय के सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं तो मीडिया के दरवाजे खुले रहते हैं। यानी लोगों के भीतर मीडिया को लेके, पत्रकारिता को लेके बहुत भरोसा है, बहुत विश्वास है और वास्तव में मीडिया आम जन की आवाज को बुलंद करती है और आम जन के हितों की रक्षा करने के लिए मीडिया लेखनी चलाती है और अपने शब्दों का उपयोग करती है। तो ऐसे में
मीडिया की भूमिका समाज हित में, देश हित में और समाज के सभी वर्गों के लिए अनिवार्य है। और आज के दौर में, आज के युग में मीडिया सशक्त है, मजबूत है और सर्वसुलभ है। ऐसे में मीडिया पर कुछ आरोप लगना, कुछ भ्रम आना ये लाजमी है, ये बनता भी है। कई बार बातें आएंगी कि मीडिया सरकार के निकट है, मीडिया व्यक्ति के निकट है। ये सब बातें तो ये दौर है, ये चलता है, आएगा। लेकिन मीडिया का धर्म है राष्ट्रहित। मीडिया का उद्देश्य है राष्ट्रहित, जन सरोकार, आम जन के सपनों को साकार करने का मजबूती से खड़ा होना। इसलिए मीडिया सदैव अपनी भूमिका को किसी भी दबाव में नहीं, बल्कि सच के साथ, सच के आईने के साथ खड़ी होती नजर आए, यही मीडिया चाहिए और यही मीडिया स्वीकार्य है। लेकिन हम बार बार जब भी चर्चा करते हैं किसी भी खास करके प्रसिद्ध पत्रकारों की, जो हमारे देश के मुख्य पत्रकार माने जाते हैं, जो उनको देखते ही लोग बता देते हैं कि ये लेफ्टिस्ट है या राइटिस्ट है। ये कैसे शुरू हुई? आखिर में कैसे लोगों को पता चला कि ये लेफ्ट माइंडसेट के है या ये राइट माइंडसेट के है? देखिए, व्यक्ति रूप में देखा जाए तो वैचारिक स्वतंत्रता सभी को है, होना भी चाहिए। दबाव में तो पत्रकारिता नहीं होनी चाहिए। लेकिन जब पत्रकार पक्षकार के रूप में काम करता है, जब पत्रकार की आवाज किसी दबाव में आए, किसी एक जहां भी उसके साथ विशेष वर्ग जुड़ जाए, विशेष विचार जुड़ जाए, कुछ ऐसा जुड़ जाए, तो वह पत्रकारिता के फ्रेम से बाहर हो जाता है और इसीलिए वह पत्रकार नहीं रह पाता है, वह पक्षकार हो जाता है। इस संहिता को, इस नैतिकता को और पत्रकारिता के मूल्य को बचाना ही पत्रकार का धर्म है और पत्रकारिता का धर्म है। मेरा आग्रह है और मानना है कि पत्रकारिता क्षेत्र में काम करने वाले, मीडिया क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को इस टैग से तो बचना चाहिए कि वो पक्षकार न बने, वो पत्रकार बना रहे। इसके लिए सच को सच कहने का जितना कठोर सलीका हो सकता है और जितना सुंदर सलीका हो सकता है, दोनों रास्ते को अपनाना होगा। अब मैं जानना चाहता हूं कि आप पत्रकारिता विभाग लखनऊ विश्वविद्यालय में प्रोफेसर है, हेड ऑफ डिपार्टमेंट भी है और विद्या भारती में भी मंत्री है। मैं ये जानना चाहता हूँ, ये सफर तो आसान नहीं रहा होगा, यहाँ तक पहुंचना काफी कठिन रहा होगा, लेकिन मैं आपके शुरुआती जीवन के बारे में जानना चाहूंगा कि आपका जीवन कहाँ से शुरू हुआ, कैसे इस जगह पर आप मुकाम को हासिल किए? देखिए, आपकी बात सुन के लग रहा है कि मैं किसी मुकाम पर हूँ, पर मैं मानता हूँ कि मैं एक मीडिया का विद्यार्थी हूँ। ऐसा मुकाम तो कुछ नहीं है, जो जिम्मेदारी मिली है वो करने वाला। देख, मैं मूल रूप से उत्तर प्रदेश के देवरिया जनपद का रहने वाला हूँ। मेरे गांव का नाम पटनेजी है। प्रारंभिक पढ़ाई मेरी गांव के ही विद्यालय में हुई थी। बाद में गोरखपुर आ गया, गोरखपुर से पढ़ाई किया। उसके बाद माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय भोपाल, वहाँ से मैंने टीवी पत्रकारिता में एमए किया और वहीं बाद में वहीं से पीएचडी किया। तो शोध कार्य के समय ही लगा कि शैक्षणिक क्षेत्र में कार्य किया जा सकता है। इस बीच में मीडिया के अलग अलग संस्थानों में कार्य करने का अवसर मिला। फिर दिल्ली रहे, दिल्ली में भी अलग अलग संस्थाओं में राजनीतिक रूप से भी काम किया और मीडिया के क्षेत्र में भी काम किया। तो हर युवा के मन में होता ही है कि वह जो सोचता है और एक सपना गढ़ता है और उसे पूरा करने का अवसर मिले तो उसके लिए परिश्रम करना पड़ता है। तो मैं मानता हूं कि मेरे जीवन में और मेरे हिस्से में और जिस बैकग्राउंड से मैं आता हूं, एक ग्रामीण क्षेत्र से निकल के काम करने के लिए, तो मैं यही मानता हूं कि अपने हिस्से में केवल काम ही काम है और ईमानदारी से काम करते रहना। उसके बाद मेरी शोध पूर्ण होने के बाद में अवसर आया और मैं माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय में ही वहाँ पत्रकारिता विभाग में अध्यापन कार्य शुरू किया। बाद के दिनों में मुझे लखनऊ विश्वविद्यालय में कार्य करने का अवसर मिला। आज आपके सामने हूँ और फिर छोटे बल्ले का भी सौभाग्य प्राप्त हो गया। अब अवसर मिल गया तो ये
अपने कार्य के प्रति प्रतिबद्धता है, ईमानदारी है, जी। कार्य करना चाहिए। मेरा ये मानना है और कहना है कि देखिए, हमें 24 घंटे का समय है। एक दिन में हमारे पास 24 घंटे का समय है। अहरनिश एक एक क्षण, एक एक पल आप अपने संस्था के लिए, आप अपने उद्देश्यों के लिए और अपने परिवार के लिए और अपने समाज के लिए ईमानदारी इसके साथ कार्य करेंगे तो बड़ा आनंद है, जीवन में बड़ा सुख है। और मैं इसी मंत्र को मान के काम करता हूँ। सामाजिक रूप से मैं विद्या भारती से जुड़ा हूँ। विद्या भारती संस्कार युक्त शिक्षा के लिए समाज क्षेत्र में कार्यरत संस्था है। तो मुझे जो शेष समय ये होते मैं हैं, जानना चाहूंगा कि आप पढ़ाई में भी अच्छे होंगे तभी पीएचडी का सफर किए और फिर प्रोफेसर, लेकिन पढ़ाई के साथ साथ ये कैसे संभव हो गया कि विद्या भारती से जोड़ना और इस तरीके से जोड़ना कि दोनों को बैलेंस इतने अच्छे से कर लेते हैं आप? देखिए, कब से जुड़े थे विद्या भारती से? मैं तो विद्या भारती का पूर्व छात्र हूँ जी। और सरस्वती शिशु मंदिर में पढ़ा हूँ। अच्छा, स्कूलिंग आपकी तो विद्या भारती के स्कूल से ही हुई? हाँ, मेरी 5वीं से लेके 8वीं तक की पढ़ाई विद्या भारती के विद्यालय से हुआ। अच्छा। लार में सरस्वती विद्या मंदिर है, तो वहां मैं पढ़ा और 5वीं तक मैं प्राइमरी विद्यालय में पढ़ा। अच्छा। प्राथमिक विद्यालय में पढ़ा और 5वीं से 8वीं तक विद्या भारती के विद्यालय में शिक्षा प्राप्त किया। बाद में मैं फिर गोरखपुर में आ गया और वहां पर जुबली इंटर कॉलेज से पढ़ाई की, फिर यूनिवर्सिटी में से ग्रेजुएशन किया, बाद में भोपाल का किया। तो कार्य करने का अवसर है, पढ़ना लिखना, और विद्या भारती तो विचार है। ये शिक्षा के क्षेत्र में हम शिक्षा से जुड़े हैं, तो बालकों के बीच में और शिक्षा के लिए जो कार्य करने का अवसर मिल सकता है, मैं अपना भाग्य सौभाग्य मानता हूँ कि शिक्षा के क्षेत्र में आप कुछ सामाजिक कार्य कर सके, ये तो बड़े सौभाग्य की बात है। ये विद्या भारती से जुड़ने के लिए कई लोगों को चुनौतियों का भी सामना करना पड़ता है। वजह यह है कि जिसका आपने जैसा बताया कि आपका फैमिली बैकग्राउंड ऐसा था, तो आपको हमको लग रहा है कि ज्यादा घर पे नहीं बताने की आवश्यकता पड़ी होगी कि विद्या भारती क्या है। लेकिन मैंने कुछ छात्रों को देखा है कि उनकी उत्सुकता तो होती है ऐसे संस्थाओं से जुड़ने का, लेकिन उनके घर वालों का ऐसा मानना होता है कि पढ़ाई लिखाई करते समय इन सब चीजों से जुड़ने पर आपका पढ़ाई में रुकावटें आती है, बाधाएं आती है। इसको आप कैसे छात्रों को समझाएंगे कि इस दोनों चीज साथ साथ किया जा सकता है? देखिए, मैं तो इसका पक्षधर हूँ कि आपका जो मुख्य कार्य है वो करना चाहिए। बिल्कुल। आप छात्र हैं तो ईमानदारी से आप पढ़ाई करें। छात्र का कार्य ही है पढ़ाई करना है और व्यक्तित्व विकास के लिए समाज जीवन से जुड़ना, मिलना, सामाजिक रूप से जो समय बचे उसमें सक्रिय रहना, ये हर माँ पिता भी चाहता है, हम भी चाहते हैं, बालक भी चाहता है, हर व्यक्ति चाहता है। तो बचे हुए समय का उपयोग हम सामाजिक कार्यों में दे सके, कर सके। समाज की हमारे ऊपर जिम्मेदारी है, समाज का कर्ज है हमारे ऊपर, तो हम अपने उद्देश्यों की भी पूर्ति करें और सामाजिक कार्यों को भी करें। इसका सामंजस्य स्थापित करना हर व्यक्ति की अपनी क्षमता के आधार पर निर्भर करता है और उसे करना चाहिए। आपकी पीएचडी के बारे में हम चर्चा करना चाहेंगे कि आपकी पीएचडी का विषय था सांस्कृतिक राष्ट्रवाद। तो आज के इस दौर में जहां सूचनाओं का अंबार है, मीडिया किस तरह से सांस्कृतिक और राष्ट्र की अस्मिता का रक्षक बन सकता है? क्योंकि इसको बचाने के लिए बड़ा चर्चा होती है कि ये कैसे बचेगा। देखिए, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद और मीडिया ये मेरा विषय है जी। तो सच में भारत का जो मूल स्वभाव है, भारत बोध, वह सांस्कृतिक चेतना पर आधारित है। संस्कृति आधारित भारतीय जीवन दर्शन, वह सांस्कृतिक विरासत, तो जो सनातन है, जो पुरातन है और जो परंपरागत है, वही सांस्कृतिक राष्ट्रवाद है। अर्थात कोई अलग प्रकार की चीज नहीं, भारतीय ज्ञान परंपरा, भारतीय चिंतन, भारतीय जीवन दर्शन, भारतीय दृष्टि, ये सांस्कृतिक चेतना है। हम विश्व वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं, हम सर्वे भवन्तु सुखिनः की बात करते हैं, हम क्रीडवन्तो विश्व आर्यम की बात करते हैं, हम विश्व को आलोकित करने का काम करते हैं। ज्ञान के आधार पर भारत ने काम किया है। उस भारत को, उस भारत के वैशिष्ट्य को, हमारी सांस्कृतिक विरासतें जो हैं, उन सारे मूल्यों को हमने सांस्कृतिक राष्ट्रवाद में पिरोया है, यानी भारत के जीवन में ये रचा बसा है।
उसके साथ मीडिया का क्या संबंध है, इस पर हमने काम किया। तो मीडिया कितना स्थान देती है, मीडिया कितना उसको मानती है, मीडिया किस रूप में प्रस्तुत करती है, इन सारी चीजों की जब बात करेंगे तो बहुत आनंद आएगा और बहुत रुचिकर लगेगा। तो मुझे ये बताते हुए और कहते हुए आनंद आ रहा है कि सांस्कृतिक चिंतन, सांस्कृतिक मूल्य, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के प्रति मीडिया बहुत सजग है, बहुत उसके साथ खड़ी हुई है और मीडिया भी मूल्यों को स्थापित करती है। आज पूरी दुनिया में सोशल इमोशन लर्निंग का डिस्कोर्स खड़ा हुआ है, बहस, जीवन मूल्यों पर बहस छिड़ी हुई है। मीडिया भी चाह रही है एंजाइटी, डिप्रेशन, अवसाद, कम उम्र में टेंशन में आ जाना, अवसाद ग्रसित हो जाना, तो जागरूकता की आवश्यकता है। मीडिया इस पर सपोर्ट कर रही है, साथ दे रही है। पर्यावरण रक्षा, स्वदेशी चीजों का होना, इन सारी चीजों की नितांत आवश्यकता है। स्वस्थ रहो, निरोग रहो, मस्त रहो, तो अच्छे शरीर, अच्छी पढ़ाई, अच्छा समाज स्थापित हो। तो मीडिया का भी कमोबेश वही है, सामाजिक जागृति पैदा करना। तो सांस्कृतिक मूल्यों के आधार पर मीडिया भारत भारतीयता के मूल्यों को, जीवन दर्शन को वह बढ़ाने का काम कर रही है। इसलिए गुड न्यूज भी अब मीडिया का हिस्सा बन गया है, सकारात्मक सूचनाएं देना। तो मुझे लग रहा है कि सांस्कृतिक राष्ट्रवाद और मीडिया, इन दोनों के संबंध बहुत दूर तक जाएंगे। ये बताइए कि सर, मीडिया की जब भी चर्चा होती है, ये कहा जाता है जो प्राइम टाइम होते हैं खास करके, उसमें 2 ही 3 मुद्दे पर हमेशा चर्चा होती है। वो चाहे हिंदू मुस्लिम की बात की जाए या फिर हिंदुस्तान पाकिस्तान की बात की जाए, ये चर्चा होती है खास करके सोशल मीडिया पर कि मीडिया केवल इन्हीं पर चर्चा करती है। इसके अलावा कभी शिक्षा, स्वास्थ्य या फिर रोजगार या फिर अन्य पर्यावरण से जुड़े मुद्दों पर उतनी चर्चा नहीं होती है। तो इसमें आप क्या मानते हैं, मीडिया दोषी है या फिर वो लोग दोषी है जो इस विषय को देखना भी नहीं चाहते हैं, शायद इसलिए मीडिया दिखाना नहीं चाहती है? देखिए, हमारे पास इसको समझने के लिए 2 हिस्से हैं जी। दर्शक के हाथ में रिमोट है, आप रिमोट के आधार पर आपको जो पसंद है आप उसे देखिए, आपको नहीं पसंद है उसे हटा दीजिए। और दूसरी बात, मीडिया इंडस्ट्री है। स्वतंत्रता से पहले मीडिया एक विशेष उद्देश्य के लिए था, हमें हमारी आजादी चाहिए, इसमें मीडिया ने भूमिका निभाई। बाद में ये प्रोफेशन बन गया, एक व्यवसाय, बिजनेस बन गया, कंपनी है अब। तो मीडिया, बड़े बड़े चैनल्स, मीडिया हाउसेस अब कंपनी के रूप में आ गए। बिल्कुल। तो उनको जो दिखता है वो दिखाते हैं, और बाद में मीडिया की भाषा में बात करें तो जो बिकता है उसे बेच डालो। तो मीडिया तो अपना काम कर रही है, तय करना है दर्शक को कि हमें क्या देखना है। हमें हिंदू मुस्लिम का वो नैरेटिव देखना है या हमें विकासवाद देखना है। जब ऐसे बिंदुओं को हम देखेंगे तो हमारे हाथ में रिमोट, हम नहीं देखेंगे और देखेंगे। मीडिया इस मानसिकता को समझ चुकी है, तो मीडिया अपना काम कर रही है। दर्शक को सचेत होना है, दर्शक को समझना है। और दूसरी एक और महत्वपूर्ण बात, अब मीडिया में बहुत सुंदर सुनहरे अवसर है, करियर है। तो मीडिया डेवलपमेंट की भी बात करती है, विकास की भी बात करती है, रोजगार की भी बात करती है, और विश्व बाजार में अपने को स्थापित करने का भी कार्य करती है। तो युवा पीढ़ी को ये समझना होगा, दर्शक को ये समझना होगा कि उनकी आवश्यकता क्या है, और मीडिया ये समझ रही है कि उनकी आवश्यकता, उनके मनोविज्ञान क्या है, उस हिसाब से वो दे रही है, परोस रही है, प्रस्तुत कर रही है। जी। मीडिया में एक और बड़ी चुनौती देखी जाती है, वो है फेक न्यूज की, और कई बार अच्छे अच्छे लोग इसके शिकार हो जाते हैं। और हाल ही में अभी धर्मेंद्र जी का जिस प्रकार से निधन हुआ, उससे पहले एक बार मीडिया के द्वारा उनका निधन कर दिया गया, और एक मीडिया नहीं, देश की जितनी भी सर्वोच्च मीडिया चैनल है वो सारे के सारे न्यूज चला दिए। तो ये फेक न्यूज किस प्रकार से एक चैलेंज बन गया है, वजह यह है कॉम्पिटिटिव दुनिया है आज की, और हमको पहले दिखाना है खबर। तो इससे कैसे बचा जा सकता है, और खास करके जो आने वाली पीढ़ी है पत्रकारिता में, वो कैसे इससे बचे? देखिए, बहुत वाजिब सवाल है, और ये सच है कि टीआरपी की होड़ में सबसे पहले, सबसे जल्दी हम मार्केट में छा जाएं, हम जल्दी से जल्दी चीजों को लेके आए, तो इसमें क्रॉस क्वेश्चन, वेरीफाई करना और आधिकारिक रूप से उन तथ्यों की पुष्टि कर पाना, ये हड़बड़ी हो जा रही है।
तो ये बहुत प्रेशर में काम हो रहा है। तो मीडिया के जितने वरिष्ठ अधिकारी हैं, पत्रकार हैं, चैनल को जो चला रहे हैं, अखबार को जो चला रहे हैं, सोशल साइट्स पे चला रहे हैं, उनके लिए एक चैलेंज बन गया है। तो हड़बड़ी में, जल्दीबाजी में यह एक्सीडेंट हो रहा है। मैं इसको एक्सीडेंट कह रहा हूं। बिल्कुल। तो मुझे लग रहा है कि इसको थोड़ा सा नियंत्रित करने की जरूरत है। लेकिन सर, जो एक्सीडेंट किया जा रहा है ये कई बार जानबूझ के कर दिया जा रहा है, बिना वेरीफाई अगर किए हम चीजों को दिखा देते हैं। क्योंकि जो मीडिया संस्थान है उनके यहाँ तो सारे चैनल चलते हैं, और वो जैसे ही दूसरे का ब्रेकिंग न्यूज फ्लैश होते हुए देखते हैं, तुरंत अपने यहाँ बिना किसी जांच के, बिना किसी चेकअप के वो तुरंत उस चीज को फ्लैश कर देते हैं। तो ये तो एक जानबूझ के किया गया गलती है ना। इस पर एक दूसरी बात कह रहा हूं, और मैं एक बड़ी बात इस पर कहने जा रहा हूं। ऐसा होने से मीडिया के प्रति अविश्वसनीयता का बाजार बनता जा रहा है। जी बिल्कुल। एक तरफ हम प्रारंभ में ही हमने कहा कि जब सारी अदालतें, सारे न्याय के मार्ग अवरुद्ध होते हैं तो मीडिया के दरवाजा व्यक्ति खटखटाता है। मीडिया से इतनी उम्मीद है, और दूसरी तरफ मीडिया पर इतनी अविश्वसनीयता है। ये मीडिया के साथ भद्दा मजाक है ऐसे मीडिया कर्मियों का। आप हड़बड़ी में एक्सीडेंट करें, हड़बड़ी में खबरों को दिखाने की जल्दीबाजी करें और गलत तथ्यों को प्रस्तुत कर दें, तो पूरे मीडिया जगत को के प्रति आप अन्याय कर रहे हैं। ये अपराध है। इसलिए मीडिया कर्मियों को, मीडिया घरानों को, मीडिया संस्थानों को एक बार क्रॉस चेक करके ही आना चाहिए। नहीं तो ये अविश्वास बाद में एक बड़ा संकट है। ये संकट के बादल मंडराने लगे हैं। मुझे लग रहा है कि इस पर गंभीरता से मीडिया घराने को विचार करना चाहिए। पत्रकारिता की पढ़ाई हो रही है, खूब हो रही है आजकल, और पत्रकारिता, ऐसा कहा जाता है कि पत्रकारिता करने के लिए डिग्री की आपको आवश्यकता नहीं होती है। वर्तमान समय में हम देखें तो ऐसा कहा जा रहा है कि आप अगर पत्थर उछाल दीजिए तो हर तीसरा व्यक्ति वही मिलेगा जो व्यक्ति पत्रकार है। स्वतंत्र पत्रकारिता को आप कैसे देखते हैं? क्योंकि इस पत्रकारिता में कई बार लोग किसी ना किसी पार्टी का या किसी ना किसी का एजेंडा चलाने का काम कर रहे हैं। तो क्या हमारे देश में भी पत्रकारिता पर कोई ऐसी चीजें लाने की जरूरत है जिससे पत्रकारिता को कंट्रोल किया जा सके? देखिए, सूचना प्रसारण मंत्रालय भी इसकी निगरानी करता है। देश सोशल मीडिया की निगरानी के लिए सरकार की भी, राज्य सरकारें भी और केंद्र सरकार के भी गाइडलाइंस होते हैं। और सोशल मीडिया एक ऐसा टूल है, एक ऐसा माध्यम है कि बहुत जल्दी नैरेटिव को सेट कर देता है, बहुत जल्दी प्रभाव असर छोड़ देता है। तो ये इस नैरेटिव से बचने के लिए सरकारें कदम उठाती हैं, उनको लाना चाहिए, करना चाहिए। दूसरी बात, सिटीजन जर्नलिज्म आज के समय की मांग है। हर व्यक्ति के हाथ में मोबाइल है, हर आदमी सोशल मीडिया की तरफ तेज गति से बढ़ रहा है। तो स्वयं में हर नागरिक एक जर्नलिस्ट है, और ऐसे में किसी भी हड़बड़ी को ला के चीजें कर दें, दिखा दें, रख दें, प्रस्तुत कर दें, तो बहुत जल्दी वायरल हो जाता है। ये चैलेंज है। इसके लिए कुछ कठोर और कोई संहिता राज्य सरकार, केंद्र सरकार और स्थानीय स्तर पर डीएम इसको अपने हिसाब से त्वरित घटनाओं पर आधारित कार्य करते हैं। लेकिन सामाजिक जागरूकता जरूरत है इसमें। हर चीज सरकार करेगी ऐसा नहीं, समाज भी करेगा। तो समाज के भीतर ऐसी चैतन्यता, समाज के भीतर इसी जागृति की आवश्यकता है। समाज खड़ा है, समाज मजबूत है तो देश मजबूत होगा, समाज मजबूत होगा, राष्ट्र मजबूत होगा, और सच सच बना रहेगा। जी, ये मैं जानना चाहता हूँ कि वर्तमान समय में जो डिजिटल मीडिया है वो हमारे जो पुराने तरीके थे मीडिया के, खास करके प्रिंट मीडिया की अगर हम बात करें, अखबार की, तो वो कैसे उनके लिए चुनौती बने हुए हैं? क्योंकि वर्तमान समय में हर कोई तुरंत अपडेट रहना चाहता है, तुरंत अपना सोशल मीडिया खोल रहा है और हर चीजों से अपडेट हो जा रहा है। तो ये किस प्रकार से प्रिंट मीडिया के लिए एक चैलेंज बना हुआ है, और क्या भविष्य प्रिंट मीडिया का खतरे में है, ऐसा आप मानते हैं? देखिए, हम जिस दौर में हैं यह सूचना तकनीकी का युग है। हम पहले बोलते थे जय जवान जय किसान, फिर जय विज्ञान आ गया, अब चंद्रयान प्रज्ञान तक हम पहुंच रहे हैं। तो ऐसे में हमारी गति, सूचना क्रांति ने बहुत बदलाव लाया है, तेज गति दिया है, और इस गति में हर आदमी को
तुरंत सब कुछ चाहिए। आपके हाथ में मोबाइल है, जी। एंड्रॉइड है, और पूरी दुनिया से आप जुड़े हुए हैं, बिल्कुल। पूरी दुनिया से जुड़े हैं, और थोड़ा सा और बाद में कहें तो पूरी दुनिया को आप अपनी मुट्ठी में रखे हुए हैं, जी। समेटे हुए हैं। दुनिया की गतिविधि को 2 मिनट में, सेकंड लगता है, आप अवगत हो रहे हैं, रूबरू हो रहे हैं और अवगत करा रहे हैं। जी। तो जहां पर संसाधन इतनी तेज गति से जा रहा है, तो ये युग डिजिटल युग है। जी। ऐसे में पारंपरिक मीडिया, ट्रेडिशनल मीडिया थोड़ा सा पीछे दिखता है, लेकिन पीछे होना अलग बात है, हाँ। अस्तित्व खतरे में नहीं है। जी। अभी भी पठनीय सामग्री, अभी भी विश्वसनीय सामग्री हाँ। अखबार ही। मैं मानता हूं जब टेलीविजन आया तो ये सवाल उठा था जी। कि अखबार की दुनिया सिमट जाएगी, क्या ऐसा हुआ? नहीं हुआ। तो आदमी, हर व्यक्ति की जो पिपासा है, जो भूख है, वो अखबार से ही संतुष्टि होती है। जी। मैं मानता हूं प्रिंट मीडिया, ट्रेडिशनल मीडिया अपने अस्तित्व के साथ बना रहेगा और जुड़ा रहेगा। उसका सरोकार तब भी था, आज भी है, आने वाले दिनों में भी रहेगा। और डिजिटल का युग है, इसलिए वैज्ञानिक सोच के साथ, तकनीकी के साथ हर पीढ़ी, युवा पीढ़ी, आने वाली पीढ़ी इसको अंगीकार करेगी, स्वीकार करेगी और इसके अनुसार चलेगी। तो दोनों का 2 रोल है, दोनों के 2 अस्तित्व है, दोनों समानांतर चलते रहेंगे। लेकिन जो हम पाठक की बात करें, खास करके न्यूज़पेपर की, तो वो जो न्यूज़पेपर के पाठक है, जो पढ़ने वाले लोग हैं, वो अभी भी एक एज के बाद ही लोग दिखते हैं कि उसके बाद ही वो पढ़ना शुरू करते हैं अखबार। क्योंकि जो युवा है वो, हमने फिर उससे वही बात कहूँगा कि सोशल मीडिया पर इतने एक्टिव है कि उनका ये मानना है कि हम सोशल मीडिया से ही जब सब कुछ तुरंत जान जा रहे हैं, तो हमें अखबार पढ़ने की क्या जरूरत है। और दूसरा चीज, उनके पास समय नहीं है। ये तो बात सच है, समय का अभाव है, जी। पढ़ने की प्रवृत्ति कम होती जा रही है, जल्दीबाजी बहुत है, प्रेशर बहुत है, कार्य बहुत है। ऐसे में अखबारों तक बने रहना और अखबारों में सिमटना, एक एज फैक्टर का भी, ये बात सही कह रहे हैं आप, जी। ये चुनौती तो है। लेकिन भाषा की समृद्धि के लिए, भाषा की ज्ञान के लिए और चीजों की समझ के लिए पढ़ना और लिखना, ये दोनों नितांत आवश्यक है, होना चाहिए। मैं आग्रह करूंगा कि ये वृत्ति, ये स्वभाव बढ़ाया जाए। वर्तमान समय में जो युवा पत्रकारिता क्षेत्र में आना चाहते हैं, उनके लिए क्या संदेश है आपका? किसे पत्रकारिता क्षेत्र में आना चाहिए? देखिए, पत्रकारिता का क्षेत्र बहुत ही सुंदर क्षेत्र है, बहुत प्यारा क्षेत्र है, बहुत सरोकारी क्षेत्र है और बड़े उज्जवल भविष्य है इसमें। तो युवा को आना चाहिए। साथ में ये जरूर मैं कहूंगा कि स्वस्थ रहो, मस्त रहो। पहले तो स्वास्थ्य ठीक रखिए, जी। जो समय है, जो दौर है, निरोग रहिए। तो स्वस्थ रहो, मस्त रहो। और पत्रकारिता के द्वारा, पत्रकारिता के क्षेत्र में लिखना, पढ़ना, बोलना, बताना और खुद के काम खड़ा करना और जुड़कर काम करना, इन सारी चीजों के लिए व्यापक अवसर है। जी। यह दौर आपका इंतजार कर रहा है, ये समय आपका समय है, इस दौर के आप युवा हैं, आपको छाने का अवसर है। मैं युवाओं से कहूंगा, आग्रह करूंगा कि पत्रकारिता में के क्षेत्र में अलग अलग मंचों पर, यानी सोशल साइट, वेब जर्नलिज्म, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, एजेंसीज, आकाशवाणी, दूरदर्शन, अलग अलग जगहों पर खूब भरपूर अवसर है। डिजिटल मीडिया में सब जगह अवसर है। आप अपने हुनर की तैयारी के साथ, आपके भीतर जो है, आपका जो जॉनर है, लिखना, पढ़ना, बोलना, इसको बढ़ाएं और स्वास्थ्य को ध्यान रखें। इस क्षेत्र में आएं, बहुत आनंद आएगा। अब मैं बात करूंगा आपके राजनीतिक विश्लेषण की, जो आप अलग अलग टीवी चैनलों पर शाम के, खास करके प्राइम टाइम में बैठते हैं। जाहिर सी बात है, जब आप दोनों तरफ से फ्री हो जाते हैं, विद्या भारती से भी फ्री हो जाते हैं और अपनी जो मेन प्रोफेसर की काम है वो उससे फ्री हो जाते हैं, तो शाम के समय मैं देखता हूँ कि आप अलग अलग नेशनल चैनलों पर बैठ करके डिबेट करते हैं, एक राजनीतिक विशेषज्ञ के रूप में। तो मैं ये जानना चाहता हूँ, वर्तमान समय की राजनीति किस प्रकार से चल रही है हमारे देश में? देखिए, ये तो मैं चूंकि इस विधा से जुड़ा हुआ हूँ, जी। इसलिए अवसर होता है। लेकिन ये सच है कि आज का जो वर्ग है, आज का जो समाज है, आज का जो समय है,
वह राजनीति के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण समय है। राजनीति यानी नेताओं के प्रति भरोसा हट रहा है जी। ऐसे में जैसे हम अपने प्रोफेशन को गर्व से कहते हैं कि मैं एक प्राध्यापक हूं, जी। आप गर्व से कहते हैं कि आप एक पत्रकार हैं, कोई गर्व से कहता है कि मैं एक चिकित्सक हूं, कोई गर्व से कहता है कि मैं वकील हूं। वैसे ही जब तक भारतीय जीवन में भारत में रहने वाला राजनेता इस बात को गर्व से कहना शुरू न कर दे कि मैं एक राजनीतिज्ञ हूं और समाज उस पर भरोसा करे, तब तक राजनीति ठीक नहीं हो पाएगी। कहना शुरू कर देगा, उस दिन राजनीति ठीक हो जाएगी और समाज का भरोसा नेता जीत लेगा। इसलिए ये स्थिति बनने तक अच्छे लोगों को राजनीति में आना चाहिए, क्योंकि राजनीति वह दरवाजा है जहां नीति निर्धारण होता है। जी। सदन, उस सदन में अच्छे लोगों को, अच्छे लोग मतलब समाज के का वह व्यक्ति, वह वर्ग जो सामाजिक संवेदनाओं से भरा हो, जी। सामाजिक सरोकार से जुड़ा हो, वो जब राजनीति में आएगा तो भारत की राजनीति की स्थिति बदल जाएगी। जी। परिवार ही राजनीति है और राजनीति ही परिवार है। जी। तो वंशवाद, परिवारवाद, इन सारी चीजों से बाहर निकल के, जातिवाद, इन सारी चीजों से बाहर निकल के राष्ट्रवाद, भारत, भारतीयता, देश, समाज और विकास, इसकी धुरी पर राजनीति को खड़ा होना चाहिए, राजनीतिज्ञों को खड़ा होना चाहिए और नैतिकता पूर्ण राजनीति करनी चाहिए। राष्ट्रवाद की जब भी बात आती है तो खास करके जो वर्तमान समय की विपक्षी पार्टियां हैं, उनका ये कहना है कि इसका सर्टिफिकेट कौन देगा भाई कि हम राष्ट्रवादी है या नहीं है। क्या हमें भाजपा से सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा हमें इस देश में रहते हुए कि हम राष्ट्रवादी है या नहीं है? क्या भाजपा का जो समर्थन कर रहा है या हिंदू की बात कर रहा है वही राष्ट्रवादी हो सकता है? क्या अन्य व्यक्ति राष्ट्रवादी नहीं हो सकते हैं? देखिए, ये तो राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप है जी। सर्टिफिकेट देने का काम जनता करती है जी। और हर 5 वर्ष पर देती भी है। हाँ। इसलिए जनता जनार्दन है, जनता को ही देना है, जनता ही देगी। जी। जो जो नहीं पा रहे हैं, जो हार रहे हैं, हताशा में जा रहे हैं, वो आरोप लगा देते हैं, और जो पा रहे हैं वो सर्टिफिकेट को स्वीकार करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, तो ये जनता के हिस्से छोड़ देते हैं। आरोप प्रत्यारोप पर नहीं जाएंगे, ये जनता के हिस्से छोड़ देंगे। जनता तय करेगी कि आपको रहना है या आपको जाना है। आपने 5 साल की बात की कि 5 साल में जनता बताती है, जनता सर्टिफिकेट देती है। बिल्कुल, ये तो हमारे देश का परंपरा है कि 5 साल पर चुनाव होते हैं। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि कई बार आरोप लगाया जाता है कि 5 साल बाद जो चुनाव होते हैं वो उस तरीके से निष्पक्षता से चुनाव अब नहीं हो रहे हैं जैसे होने चाहिए, चाहे वो ईवीएम को लेकर के हो या चुनाव आयोग को लेकर के कई सारी टिप्पणियां की जाती है। क्या आपको ऐसा लग रहा है कि वर्तमान समय की जो चुनाव प्रक्रिया है वो निष्पक्ष नहीं हो रही है? देखिए, हमें हमारी संवैधानिक संस्थाओं पर विश्वास करना चाहिए, जी। भरोसा करना चाहिए और उनको मानना चाहिए। अच्छा। किसी भी नैरेटिव में और किसी के आरोप प्रत्यारोप जो कहने वाला है वो अदालत नहीं है, वो नेता है। जी। इसीलिए तो उसके प्रति अविश्वास है। हमें संवैधानिक संस्थाओं में विश्वास करना चाहिए। लोकतंत्र जिंदा तभी है जब हमें हमारी अदालतों में, संवैधानिक संस्थाओं में के प्रति भरोसा है, विश्वास है। तो विश्वास समाज को बना के रखने की आवश्यकता है और समाज को पता है समाज विश्वास के साथ है। इसलिए नेता की बात बहुत तर्क युक्त नहीं दिखता। अदालत की बातें, संस्थाओं की बातें, वो हमारे विश्वास और आस्था और आदर के केंद्र में है। वर्तमान समय में जो रूलिंग पार्टी है बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी, उसके प्रदेश अध्यक्ष भी चुने गए और राष्ट्रीय अध्यक्ष भी चुने गए। आप दोनों लोगों को कैसे देखते हैं? और एक जो बड़ा आरोप लगाया जा रहा है, जो बड़ा टिप्पणी विपक्षी पार्टी द्वारा किया जा रहा है कि जो व्यक्ति 5 बार जीता उसको राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया गया, वो भी एमएलए, और जो व्यक्ति 7 बार सांसद बना उसको प्रदेश अध्यक्ष बना दिया गया। क्या आपको लग रहा है कि ये थोड़ा सा न्याय संगत बातें नहीं है? ऐसे देखा जाए तो कई लोगों ने तो 9 बार भी जीते हैं। अच्छा। भारतीय जनता पार्टी में तो 9 बार भी जीते हुए लोग, जी। तो फिर उनको बना देना चाहिए जो आरोप लगा रहे हैं, कह रहे हैं। देखिए, हर राजनीतिक दल के अपने संविधान, अपनी नीति होती है। बिल्कुल। तो हर पार्टी का अपना संविधान है,
अपना नेता है और अपनी नीति है, जी उसके आधार पर, यानी जिसको हम बोलते हैं पार्लियामेंट्री बोर्ड, जी संसदीय टीम बोर्ड। जी तो जो पार्लियामेंट्री बोर्ड है, संसदीय बोर्ड है, वो चयन करती है और अपने संविधान के अनुरूप करती है, वो उसकी स्वतंत्रता है। तो किसी दल की संवैधानिक यानी उसके संविधान के अनुरूप कार्य करने पर दूसरे की टीका टिप्पणी का कोई बहुत महत्व नहीं होता है। वो अपने हिसाब से करे तो वो एक ही परिवार को निरंतर आजीवन अध्यक्ष बना सकती, या किसी कार्यकर्ता को बना सकते, किसी आम आदमी को बना सकते, ये उनकी स्वतंत्रता है। इसलिए वह संसदीय दल और उस दल का संविधान जो करे वो समाज के सामने है, उनकी पार्टी है, उनके कार्यकर्ता है, उसको आप परिवारवाद पर बड़ा टिप्पणी कर रहे हैं, 2-3 बार हमने अभी तक सुन लिया, लेकिन परिवारवाद बार बार कहा जा रहा है कि भाजपा में जितना है उतना तो किसी और पार्टी में नहीं है। जितने लोग हैं वो उनके बेटे को देखा जाए तो भाजपा ने सेट कर रखा है, चाहे वो चुनाव में पार्टी में देखा जाए या फिर कहीं अन्य बाहर जगह पर देखा जाए। बिल्कुल तौर पर बात आप सही कह रहे हैं, लेकिन जिन लोगों के आप यदि नाम लेना चाहेंगे या बताना चाहेंगे, मैं किसी भी दल के बारे में नहीं बोल रहा, लेकिन इतना जरूर कह रहा हूं कि अभी आपने पूछा कि भाजपा ने नए अध्यक्ष बना दिए, छोटे से कार्यकर्ता को बनाया, परिवार के व्यक्ति को नहीं बनाया ना, पिता अध्यक्ष हो, पुत्र अध्यक्ष हो, ऐसा नहीं है। अध्यक्ष ठीक है, लेकिन अन्य लोग जैसे परिवारवाद की बात करते हैं, अगर भाजपा इतना ही परिवारवाद से दूरी बनाना चाहती है तो अपने बेटे को क्यों राजनीति में लाना चाहती है? मैं इसको ऐसे कहता हूँ कि वो अपने बेटे को नहीं लाती, हाँ, उसका बेटा भी कहीं न कहीं पद पर होगा, नीचे की इकाई से उठ के कार्यकर्ता विद्यार्थी परिषद में होगा, उनके युवा टीम में काम किया होगा, पार्टी के फोरम पर काम किया होगा, ऐसे काम करके उठता है तो वो कार्यकर्ता के रूप में प्राप्त करता है। घर में परिवार में पैदा होकर नहीं, की वारिस नहीं है, वारिस नहीं होना है। जी, ये मेरा आखिरी सवाल होगा कि आप उत्तर प्रदेश में सक्रिय रहते हैं और उत्तर प्रदेश के जो मुखिया है योगी आदित्यनाथ जी, उनके ऊपर एक बड़ा आरोप लगाया जाता है कि वो ठाकुरवाद बड़ा करते हैं, वो जातिवाद बड़ा करते हैं। इसको आप कैसे देखते हैं? क्या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को एक ठाकुर के रूप में देखा जाना चाहिए या एक संत के रूप में देखा जाना चाहिए, और क्या वो ठाकुरवाद करते हैं? देखिए, पूज्य योगी आदित्यनाथ जी गोरक्ष पीठाधीश्वर है, गोरक्ष पीठ के पूज्य महंत है, एक सन्यासी। भारतीय जीवन दर्शन और भारतीय संस्कृति में जो संत होता है वो परिवार को त्याग देता है। तो जिसने परिवार त्याग दिया, जिसने घर त्याग दिया, तो वो जाति पंथ से तो ऊपर उठ गया, वो तो संत है। तो मैं यही मानता हूं कि वह संत परंपरा में एक जन सेवक है और उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री हैं। इसके अलावा मुझे तो उनके बारे में मेरा सवाल, सीधा सा सवाल यह है कि क्या योगी आदित्यनाथ ठाकुरवाद करते हैं या नहीं? ये सवाल ही मुझे उचित नहीं दिख रहा है। संतों का के लिए जात होता ही नहीं है, वो तो संत है। अच्छा, जो संत है वो तो सबके लिए आशीर्वाद देता है। योगी आदित्यनाथ को लेकर के कई लोगों से वर्सेज लगाया जाता है, जैसे योगी आदित्यनाथ वर्सेज अमित शाह, योगी आदित्यनाथ वर्सेज उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य। क्या आप मानते हैं कि योगी आदित्यनाथ से ये लोगों की नहीं बनती है और यही कारण रहा कि केशव प्रसाद मौर्य जी चुनाव हार गए? देखिए, योगी आदित्यनाथ जी गोरखपुर से सांसद रहे अनेक बार, गोरखपुर के विधायक हैं और उत्तर प्रदेश के दूसरी बार प्रचंड बहुमत से मुख्यमंत्री हैं और भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री हैं। अमित शाह जी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे, गृह मंत्री देश के हैं। तो सब लोग एक ही विचार परिवार, एक ही पंथ पर चलने वाले लोग हैं। तो आपस में बनती बिगड़ती ऐसा नहीं है। वो दिल्ली के कार्यों में है, केंद्र की व्यवस्था में है, राज्य संचालित कर रहे हैं, स्वाभाविक है, एक परिवार के एक साथ काम करते हैं। कोई इनके बीच में आपको नहीं लग रहा है कि मनमुटाव है? मनमुटाव होने का तो सवाल ही नहीं होता, वो तो कार्य विचार के लिए काम कर रहे हैं ना, एक विचार भारतीय जनता पार्टी के एक साथ काम कर रहे हैं। इंटरव्यू यहाँ पर समाप्त होगा, लेकिन ये आखिरी प्रश्न आपके लिए होगा कि क्या है आपकी भविष्य की योजनाएं? भविष्य में आप
क्या सोचे कि चूंकि आप राजनीति के इतने करीब है कि कई बार आपको आपके बारे में चर्चा होती है तो लोग कहते हैं कि बहुत जल्द भविष्य में आप राजनीति में आने वाले हैं, क्या ये सत्य है? देखिए, मैं मीडिया का विद्यार्थी हूँ, जी मीडिया का शिक्षक हूँ, मीडिया के क्षेत्र में मीडिया के शिक्षण की भूमिका में बना रहूं, मीडिया का विद्यार्थी बना रहूं, यही मेरी इच्छा है। बाकी ईश्वर की कृपा। नहीं, आपने पोल नहीं खोला। नमस्कार करने से पहले आप एक बार कंफर्म तो कर दीजिए कि क्या भविष्य में आप राजनीति में जा सकते हैं? देखिए, मैं मीडिया का विद्यार्थी हूँ, मीडिया का शिक्षक हूँ, उस कार्य को कर रहा हूँ जी। जो दायित्व मिलता है समय समय पर उस कार्य को हम करते हैं। बाकी हम चूंकि आपने भी देखा होगा सोशल मीडिया पर जब आप एचओडी वाले उस समय चर्चा छिड़ी थी कि मुख्यमंत्री जी आपको अपना सलाहकार बनाना चाहते थे और फिर आप एचओडी भी बन गए, इधर आप सलाहकार बनना नहीं पसंद किए, इस तरीके की कई सारी चर्चा आ रही है। बात तो मुझे नहीं पता, अब सोशल मीडिया है, अब आपको कैसे पता है मुझे नहीं पता। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने समय दिया। दर्शकों आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको लग रहा होगा कि कई सारे प्रश्न छूट गए तो बिल्कुल समय की कुछ सीमाएं होती है और हम दोबारा सर से समय लेने का प्रयास करेंगे, आगे और चर्चा करेंगे। अगर आपको लग रहा है कि किसी और विषय पर चर्चा होनी चाहिए तो आप कमेंट में अपना प्रश्न लिख सकते हैं। बाकी इस पॉडकास्ट के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर, आपने हमें समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, धन्यवाद दर्शकों।